नमस्कार साथियों। आज हम सीयू सेट 2021 में आए हुए सभी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 वाले एग्जाम में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, लेट एफ सी टू सी बी एन एंटायर फंक्शन इफ रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड देन। हमारे पास एक एंटायर फंक्शन गिवन है। ठीक है। साथ में क्या बोल दिया गया है, इफ रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड। हमने उसके रियल पार्ट को क्या कर दिया है, बाउंडेड। तो हमें बताना है कि एफ फंक्शन कैसा होगा। एफ इज इक्वल टू जीरो होगा, या एफ इज नॉन जीरो कॉन्स्टेंट होगा, या इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ इज कॉन्स्टेंट होगा, या एफ कॉन्स्टेंट होगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ रिजल्ट्स का पता होना चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एंटायर फंक्शन का मतलब क्या होता है। किसी भी फंक्शन को एंटायर हम कब बोलते हैं, जब वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर क्या हो, एनालिटिक हो। ठीक है। एंटायर फंक्शन का मतलब क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या हो, एनालिटिक हो। और कोई भी एंटायर फंक्शन किस टाइप का होता है, या तो वो साइन जेड टाइप का रहेगा, या कोस जेड टाइप का रहेगा, या एक्सपोनेंशियली जेड टाइप का रहेगा, या पोलिनोमियल टाइप का रहेगा, या कांस्टेंट टाइप का रहेगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, रियल पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड। देखो ये एंटायर फंक्शंस की टाइप है। ना तो ये कभी बाउंडेड होता है, ना ये कभी बाउंडेड होता है, ना ये बाउंडेड होता है, ना ये बाउंडेड होता है। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है बाउंडेड होने की, क्या, फंक्शन को क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। तभी फंक्शन क्या कहलाएगा, बाउंडेड कहलाएगा। ठीक है। ये तो हमें ऑब्जर्वेशन से किया है। इसको हम दूसरे मेथड से भी देखते हैं। लियोवली थ्योरम क्या कहती है, एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कांस्टेंट। यदि कोई एनालिटिक फंक्शन, मतलब कोई एंटायर फंक्शन, यदि कोई एंटायर फंक्शन क्या हो, बाउंडेड हो, तो वो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा। और हम इस लॉजिक से भी देखते हैं तो भी क्या निकल के आता है कि एंटायर फंक्शन को यदि मैंने बाउंडेड कर दिया ना, तो वो क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ से पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। सेकंड क्या कह रहा है, एफ इज नॉन जीरो कांस्टेंट। अब कोई ज़रूरी नहीं है वो नॉन जीरो हो, जीरो भी हो सकता है और जीरो के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन भी हमने गलत कर दिया। एफ इज कांस्टेंट, फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट। पर सिर्फ फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। इसका थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ इज कांस्टेंट। अब फंक्शन कांस्टेंट है तो उसके रियल पार्ट भी कांस्टेंट रहेंगे और इमेजिनरी पार्ट भी कांस्टेंट रहेंगे। पर इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ। यदि ये मोर देन वन आंसर का क्वेश्चन होता तो थर्ड और फोर्थ दोनों करेक्ट होते। पर इसमें केवल एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनालिटिक फंक्शन। आपको बताना इन चारों में से कौन सा एनालिटिक फंक्शन है। आप साफ साफ दिख रहा है एफ जेड इजल टू जेड, कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन। अब पोलिनोमियल फंक्शन सिर्फ एनालिटिक ही नहीं, एंटायर फंक्शन होता है। एनालिटिक फंक्शन और एंटायर में क्या फ़र्क है, एंटायर फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या हो, एनालिटिक हो, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटायर फंक्शन, एवरीवेयर एनालिटिक। ठीक है। तो जेड हमारा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन को भी देख लेंगे। जेड बार आप देखोगे इसमें सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं करती, तो सेकंड ऑप्शन क्रॉस, थर्ड भी इसी टाइप से क्रॉस हो जाएगा, फोर्थ भी, क्योंकि इनमें सी आर इक्वेशन ही सेटिस्फाई नहीं होती। सी आर इक्वेशन क्या होती है, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। कोई भी फंक्शन एनालिटिक होगा उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ ई रेज टू पावर जेड स्केयर ऑन द सेट एस इज। दिस क्वेश्चन इज नॉट ए न्यू क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सी एस आई नेट में पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ई रेज टू पावर जेड स्केयर का मैक्सिमम मॉडुलस पूछा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ई रेज टू पावर जेड स्केयर, जेड हमारे पास यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, एक्स प्लस आइटा वाई फॉर्म का होता है। इसका स्केयर कर दिया हमने।
रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लिया, अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या पूछा है, मैक्सिमम मॉडुलस। हमें सबसे पहले भी इसका मॉडुलस लेंगे, हमने इसका मॉडुलस लिया। अब ये तो रियल पार्ट है, ये बाहर आ गया, ठीक है। अब ये बचा आयोटा वाला पार्ट। आपको पता है ई रेस टू पावर आयोटा थीटा का आप मॉडुलस लोगे वो हमेशा 1 ही आएगा, चाहे थीटा कुछ भी हो। क्यों? क्योंकि ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और उसका मॉडुलस क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा चाहे कुछ भी हो वो हमेशा क्या बनाता है, 1। तो यहाँ पे थीटा क्या है, 2xy, तो थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस मोड का पूरे की वैल्यू क्या आएगी, 1। अब हमें क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ई रेज टू पावर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर की, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, जब मैं x को मैक्सिमम लूँ और y को मिनिमम लूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, रियल पार्ट ऑफ जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, 0 से 1 तक। मतलब x हमारा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक का। इसी टाइप से इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 1, ठीक है। ये x और y की क्या है, डोमेन फिक्स कर दी गई है कि ये 0 से 1 तक वेरी करेंगे दोनों, ठीक है। अब ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मैक्सिमम कब होगा, जब हम x को तो मैक्सिमम लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा और y को कम से कम लेंगे, तभी हमें इस पूरे की वैल्यू मैक्सिमम मॉडुलस तभी मिलेगा हमें। तो हमने क्या किया, x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 पुट कर दिया, y की मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। ये डिफरेंस इस टाइप से लेना है कि जो डिफरेंस हमारे पास मैक्सिमम आए, तो उसके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन यही बनेगा, x की वैल्यू हम 1 लेंगे, y की वैल्यू हम यहाँ पे 0 लेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल ई आ गया। तो ऑप्शन 1 हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सेट 1 S1 S2 S3 S4 चार सेट गिवन है, ठीक है। अब कनेक्टेड बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ की हेल्प से हम बताएंगे कनेक्टेड है या नहीं है। को अब जड़ यहाँ से कहाँ से आ रहा है, कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें लगेगी, सारे रिजल्ट्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लगेंगे। हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉम्प्लेक्स प्लेन में क्या होती है, मोड जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर। यहाँ पे ए क्या होता है, सेंटर होता है, आर क्या होता है, रेडियस होती है। आप यहाँ पे जेड को एक्स प्लस आइटा वाई करके इसको ओपन करोगे ना, तो जो रियल एनालिसिस में पढ़ते हैं ना, वही सर्कल की इक्वेशन बन के आएगी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसी को ही लिखने का एक तरीका होता है ये, जेड माइनस ए मोड इजकल टू आर। ए हमारा सेंटर है, आर यहाँ पे क्या है, रेडियस है। अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सच दैट, जेड इस टाइप से, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक रिंग शेप रीजन है। ये वाला एक सर्कल बनाता है, ये वाला एक सर्कल बनाता है। इस सर्कल की रेडियस 2 है, इस सर्कल की रेडियस क्या है, 1 है। अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। रेडियस 2 से रेडियस 1 के बीच का रीजन। अब यहाँ पे जो रेड मैंने कर रखा है, ये वो पोर्शन है जो क्वेश्चन में गिवन है, सेट में गिवन है, ठीक है। ये S1 है। अब हम देखेंगे, इसके हम कोई भी 2 पॉइंट ले ले, उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं ना कॉन्टिन्यूस कर्व से। ये सारा रीजन आपस में क्या है, कनेक्टेड है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। बाकी ऑप्शन को हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी, ऑप्शन 1 क्या है, कनेक्टेड है। पर अभी हम इस क्वेश्चन के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। H2 में क्या कह रहा है, आपको 2 सर्कल दे दिए गए हैं। एक सर्कल हमारे पास यूनिट सर्कल है, ओरिजिन क्या है, जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, ठीक है। और एक दूसरा सर्कल है जिसमें क्या सेंटर क्या लिया गया है, 2, और रेडियस क्या है, 1। जैसे ही मैं इसको ड्रॉ करूँगा तो मेरे पास ये बन के आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, मोड जेड लेस देन 1 के लिए, ये मोड जेड माइनस 2 लेस देन 1 के लिए। इसका सेंटर 2 है, इसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है। अब इसमें हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है कहीं पे भी 1 पे। इसका मतलब क्या है, जो बाउंड्री पॉइंट है ना वो एक्सक्लूडेड है, वो सेट में नहीं आ रही। अब मैं इन 2 पॉइंट को मिलाना चाह रहा हूँ, तो कैसे मिलाऊंगा, ऐसी लाइन मैंने खींची तो ये वाला पॉइंट तो इस सेट में आ ही नहीं रहा। जो 1 वाला पॉइंट है वो सेट में नहीं आ रहा, ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, तो इसलिए क्या है, नॉट कनेक्टेड। यदि इन दोनों में से किसी में भी इक्वल टू का साइन आ जाता तो ये कनेक्टेड बन जाता,
पर अब नहीं है, तो इसलिए सेट क्या कहलाएगा, नॉट कनेक्टेड। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, और फोर्थ में क्या बोला है, इमेजिनरी पार्ट जेड इज इक्वल टू 1। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। देखो थर्ड ऑप्शन में क्या बोला था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, मतलब वाई ग्रेटर देन 1, तो वाई ग्रेटर देन में पूरा रीजन आ जाएगा। ठीक है, क्लियरली ये क्या है, कनेक्टेड है, पर ऑप्शन तो क्या कह रहा है, ये नॉट कनेक्टेड है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में बोला था इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, मतलब वाई इज इक्वल टू 1, तो वाई इज इक्वल टू 1 के लिए तो ये लाइन बन जाएगी। और आपको पता है लाइन क्या होती है, कनेक्टेड, इसके कोई भी दो पॉइंट लो उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं ना कंटिन्यूस कर्व से, तो इसका मतलब क्या है, ये कनेक्टेड है, पर ऑप्शन तो कह रहा है कि नॉट कनेक्टेड। भाई ऑप्शन क्या कह रहा है, नॉट कनेक्टेड, तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन 1 द करेक्ट आंसर। नंबर 5, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है, ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिलेबस में हो और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ना पूछे। 100% है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन तो आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं देखते हैं। हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एफ जेड इस फंक्शन की क्या निकालते हैं, सिंगुलरिटीज़, किसकी सिंगुलरिटी क्या आएगी। सिंगुलरिटी के लिए हम क्या करते हैं, नीचे वाले पार्ट को जीरो के इक्वल रख देते हैं, यहाँ से जेड की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो जेड क्या आ गया, +-2 आएगा। सेकंड स्टेप क्या होता है, हमें चेक करने होते हैं जो सिंगुलरिटी है वो गिवन कंटूर के अंदर है या बाहर है। यदि ये सिंगुलरिटी बाहर आ जाती है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है कोची थ्योरम का यूज करके। पर यदि सिंगुलरिटी अंदर है तब हमें इसके ऊपर और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारे पास यही है, जो ये दो पॉइंट्स आए हमें चेक करने हैं, ये इस कंटूर के अंदर है या बाहर है। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल ही गिवन है यहाँ पे। अब कैसे, अब पॉइंट को चेक करने के लिए हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को इसमें पुट कर देते हैं। जैसे ही मैं 2 आयोटा को इसमें पुट करूँगा तो ये क्या बन के आएगा, आयोटा। और आपको पता है आयोटा का मोड 2 से छोटा होता है, तो इसका मतलब क्या है, लाई इनसाइड। इसी टाइप से इस पॉइंट को चेक करेंगे तो जेड की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब यहाँ से क्या बन के आया, -3 आयोटा। हमें पता है इसका मोड क्या आएगा, 3, वो 2 से बड़ा होता है, इसलिए लाई आउटसाइड। ठीक है, कभी भी आपको पॉइंट चेक करने हो अंदर है या बाहर है तो सिंपली आप क्या करो, उसको पुट कर दो, ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और भी इजी मेथड से हो जाएगा। अब इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, अब निकालने के लिए दो फॉर्मूले हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, दूसरा क्या है, 2 पाई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। आप क्या करो, रेजिड्यू निकालो, जिन जिन पॉइंट पे सिंगुलरिटी है उसको 2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो, या ये वाला फॉर्मूला लगा लो, एक ही बात है, दोनों से रिजल्ट सेम ही बनेगा। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या कहता है, फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट पे किसके बराबर है, 1/2 पाई आयोटा फंक्शन का इंटीग्रेशन सी एफ जेड जेड माइनस ए डी जेड। अब यहाँ से पता चल रहा है यहाँ पे ए क्या है, सिंगुलरिटी वाला पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारी क्या है, सिंगुलरिटी, और एफ जेड क्या है, इसके अंदर पूरे कंटूर सी में क्या है, एनालिटिक है। अब गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें एफ जेड इस टाइप से सपोज करना है जो क्या हो, एनालिटिक हो। ठीक है, और जो सिंगुलरिटी वाले पॉइंट को बाहर निकाल लेना है। अब सिंगुलरिटी हमारी किसके ऊपर आई थी, +-2 आइटा पे आई थी। ठीक है, और हमें क्या पता था कि जो 2 आइटा वाला पॉइंट इनसाइड जाता है और -2 आइटा वाला आउटसाइड, तो आउटसाइड वाले से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्लम सिर्फ किससे है, 2 आइटा वाले से है। तो यहाँ पे हम फंक्शन को क्या मानेंगे, फंक्शन को हम सपोज कर लेंगे हमारा फंक्शन क्या है, f1z 1/z+2 आइटा। ठीक है, और जो पॉइंट सिंगुलरिटी वाला था 2 आइटा वाला, उसको हम ऐसे लिख लेंगे, इस वाली फॉर्म में हमने इस फंक्शन को बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे f1z इस टाइप से कि ये गिवन कंटूर के अंदर क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, यहाँ से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 2 पाई इंटू f1 2 आइटा। अब यहाँ पे जेड की जगह मैं 2 आइटा डालूंगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 1/4 आइटा। 2 आइटा से 4 आइटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, π/2। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। 2 आइटा से कट जाएगा ना, यहाँ से 2 बचेगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, π/2 बच जाएगा।
ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आप इंटीग्रेशन को कोची इंटीग्रल से भी निकाल सकते हो, या दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आयटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। आप रेजिड्यू को निकालो और उसको 2 पाई आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से हमें सेम आंसर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज इनकरेक्ट। हमें बतानी है जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है। रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है भाई, सारी की सारी थ्योरम्स के रिजल्ट गिवन है। पहला क्या कह रहा है, एवरी बाउंडेड एंटायर फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। अब ये स्टेटमेंट किसकी थी, लियोली थ्योरम्स की थी। ठीक है, लियोली थ्योरम्स यही तो कहती थी यदि एंटायर फंक्शन को हम बाउंडेड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। सेकंड क्या कह रहा है, एवरी नॉन कांस्टेंट सिंगल वेरिएबल पोलिनोमियल विद कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट हैज एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स रूट। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड क्या कह रहा है, इफ एफ जेड इज एनालिटिक एवरीवेयर विद इन ए सिंपली कनेक्टेड रीजन डी, देन उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, जीरो उस कंटूर सी में, फॉर एवरी सिंपल क्लोज पास सी लाइंग इन द रीजन डी। अब ये किसकी स्टेटमेंट है, कोची गोरशेट थ्योरम की, तो ये भी क्या है, करेक्ट। अब तीनों की तीनों नेमिंग थ्योरम है और तीनों की तीनों रिजल्ट्स क्या है, ट्रू है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन ही बचा है, तो ऑप्शन 4 इज द इनकरेक्ट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, फोर्थ। हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या है, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या गिवन है, एफ सी से सी में एक फंक्शन गिवन है सच दैट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वाई। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस आइटा वाई, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा ट्रू है। हमें पता है यदि फंक्शन क्या है, एफ सी से सी सच डेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आइटा वाई। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक गिवन है। ठीक है, वो मिस्टेक क्या है, इसमें कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक। तो क्वेश्चन में ये एनालिटिक लिखना भूल गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या लिखा होना चाहिए, यहाँ पे फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है, तभी हम इसको सोल्व कर पाएंगे, वरना हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिटिक और गिवन होना चाहिए, तभी इसका आंसर ये बनेगा। सी आर इक्वेशन, हमें पता है यदि कोई भी फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, तो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सी आर इक्वेशन क्या होती है, u का x में, v का y में। सेकंड क्या होता है, एक्स वाई को रिप्लेस कर लो और नेगेटिव का साइन लगा दो। तो यहाँ पे हमने x की जगह y कर दिया, y की जगह x कर दिया और नेगेटिव का साइन लगा दिया। ऑप्शन 2 हमारे से यही बोलता है। ठीक है, आपको सी आर इक्वेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, कार्टिजन कोऑर्डिनेट में भी और पोलर कोऑर्डिनेट में भी। कई बार पोलर कोऑर्डिनेट में भी पूछ लेते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट में भी आपको अच्छे से याद रखनी है।